Hello students, how are you today? I hope you all are doing well. Today we will discuss about the new topics of SCM, that is the environment of uncertainties. Under these, under this we will study about the effect, that is bullwhip effect. Okay, bullwhip effect क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? क्या होता है कि जब भी कोई डिमांड राइज होती है, whenever some demands raises from the side of the customer, then it follows a channel to come back in the form of a product to the same customer. जब एक कस्टमर से कोई डिमांड रेज होती है तो वो एक चैनल को फॉलो करते हुए वापस से एंड कस्टमर की तरफ आती है, ठीक है। बट फर्क इतना होता है कि पहले वो डिमांड के फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन फ्लो होती है और बाद में प्रोडक्ट के फॉर्म में आइदर कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, ओके, मींस कोई टेंजिबल प्रोडक्ट हो या कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो, किसी भी फॉर्मेट में फिर वो जो डिमांड है वो वापस एंड कस्टमर की तरफ आती है, ठीक है। तो इसी के अंदर एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं बुल वेव इफेक्ट। अब वो होता क्या है, सपोज कीजिए कि कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर ने एक इंफॉर्मेशन फ्लो कराई कि आई वांट दिस प्रोडक्ट, आई वांट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और आई वांट ए प्रोडक्ट विच इज इक्विप्ड विथ these facilities or these features, okay, just like the customers demanded for a bike, motorbike, and demands for some sort of sensors like engine temperature sensor, like fuel sensor, or like the side stand sensor, okay. Now this information will be flow through retailer to distributor towards manufacturer and at last to the supplier, ठीक है। ये चैनल होता है। जैसे मान के चलें कि आपने क्या किया कि आपने किसी प्रोडक्ट की 5 यूनिट्स ऑर्डर किया। आपने कहा कि भाई मुझको 5, एज ए कस्टमर आपने 5 यूनिट ऑर्डर किया कि भाई मुझको 5 यूनिट की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अब आपने किसको ऑर्डर किया होगा? आपने रिटेलर को ऑर्डर किया होगा। तो रिटेलर क्या करेगा कि 5 जो यूनिट्स हैं उसकी जगह पर करीबन 7 to 8 या 10 यूनिट्स भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर कर सकता है, ये सोच के कि अगर 5 यूनिट की डिमांड आई है किसी प्रोडक्ट की तो आगे और भी डिमांड आ सकती है, और रिटेलर के द्वारा डिमांड और सप्लाई का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो, ऐसा हो जाता है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा कि 10 यूनिट्स की जगह पे 12 यूनिट ऑर्डर कर देगा। वो भी यही सोचेगा कि यार 10 की अगर आई है डिमांड तो क्यों ना 12 ऑर्डर कर दिए जाएं, थोड़ा मुनाफा भी ज़्यादा होगा और डिमांड एंड सप्लाई ऑर्डर हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। अब 12 यूनिट का जो ऑर्डर होगा वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो देगा मैन्युफैक्चरर को कि भाई मुझको एक प्रोडक्ट की, किसी प्रोडक्ट की 12 यूनिट चाहिए। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि 12 यूनिट्स तो नहीं बनाएगा, 12 से अधिक, 12 से ज़्यादा यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये सोच के कि ये इकोनॉमिकली उसके लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जो ज़्यादा यूनिट बनानी है, मींस कंप्लीट यूनिट्स जो बनानी है, उसके लिए ज़्यादा मटेरियल का ऑर्डर, ज़्यादा टूल्स का ऑर्डर या किसी स्पेसिफिक मशीन का ऑर्डर सप्लायर को दे देगा। फिर सप्लायर वो रॉ मटेरियल, मशीन या टूल्स, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर को दे देगा।
फिर मैन्युफैक्चरर 12 से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट आई थी 12 की, लेकिन 12 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, कोशिश करेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 12 से ज़्यादा यूनिट वो दे दे, ताकि वो जो डिमांड एंड सप्लाई यदि बढ़ती है, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से होते होते एंड कस्टमर के पास में उसकी जो रिक्वायर्ड यूनिट होगी वो 5 यूनिट्स पहुंच जाएगी प्रोडक्ट की। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस दौरान जो ये जो चैनल फॉलो हुआ है, इस दौरान 5 यूनिट की जगह पर कितनी यूनिट ज़्यादा बन गई, कितने टाइम ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसे ही बोला जाता है बुल वेव इफेक्ट। ठीक है, ऑर्डर हुआ था कुछ, मैन्युफैक्चर हुआ कुछ क्वांटिटी वाइज, तो इसे कहते हैं बुल वेव इफेक्ट। अब इसका अगर आप जो ऑर्डर जो आप इसका ग्राफ देखोगे तो वो इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है। शुरुआती दौर में छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता हुआ गैप बड़ा होता जाता है। अगर आप बुल का वीप की तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको यही ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ऑर्डर थोड़ा कम है, मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। आप देख रहे हैं ये कम क्वांटिटी का ऑर्डर गया, फिर थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ गई, मैन्युफैक्चरर के पास जाके और क्वांटिटी बढ़ गई, सप्लायर के पास जाते जाते तक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो ये अपना बुल वेव का डिज़ाइन होता है और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं बुल वेव इफेक्ट। ठीक है, ये हर जगह पर होता है, हमारे घर में भी होता है। मान लीजिए कि हम जो है एक शर्ट और एक जो है पैंट लेने के लिए मॉल में गए। अब आपने वहाँ पर देखा कि रिक्वायरमेंट तो हमको एक शर्ट एक पैंट की थी, लेकिन हम मॉल में गए, हमको कुछ ऑफर्स मिल गए। ठीक है, और हमने एक से या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अधिक अपने प्रोडक्ट को हमने परचेज कर लिया। ये धीरे धीरे इफेक्ट बढ़ता जाता है। फिर मैन्युफैक्चरर को या रिटेलर को ये लगेगा कि अरे यार ये तो डिमांड आ रही है, डिमांड बढ़ रही है हमारे प्रोडक्ट्स की, वो डिस्ट्रीब्यूटर से ज़्यादा डिमांड करेगा प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा डिमांड करेगा, मैन्युफैक्चरर जो अपना सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर, उनसे ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट करेगा। तो ऐसे ये जो बुल इफेक्ट है ये जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हर जगह पर एप्लीकेबल है, हर जगह पर लगता है ये इफेक्ट। देखते हैं अब आगे क्या है। एक सेकेंड, ये बुल वेव इफेक्ट को बताया गया है, कस्टमर की तरफ से डिमांड आती है, रिटेलर के पास जाती है, देखिए थोड़ा सा बढ़ गया, फिर रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाती है और बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है तो और डिमांड बढ़ गई, फिर आगे और बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, इट रिफर्स टू द इंक्रीजिंग स्विंग्स इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री तो बढ़नी है हर एक स्टेज पर, इसे अपन कहते हैं बुल वेव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब हो जाता है कि जिस कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट चाहिए उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल जाए। मींस अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर मिल जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। ठीक है, डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, कस्टमर वैल्यू मींस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स और द सप्लाई ऑफ डिफरेंट थिंग्स टू द डिफरेंट कस्टमर्स। मींस अगर हमारे पास में 10 कस्टमर हैं और 10 कस्टमर्स ने अलग 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 डिमांड पुट की हुई है, तो 10 कस्टमर्स की वो जो अलग अलग डिमांड है उसको हम फुलफिल करेंगे, तब जाके हम अचीव कर पाएंगे कस्टमर वैल्यू। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि क्या वो एक ही तरीके का मोबाइल बनाते हैं? नहीं बनाते। कीपैड फोन्स भी बना रहे होंगे, कीपैड फोन में भी 5 तरीके के फ़ोन होंगे कि भाई ये 2G है, 3G है, 4G है, 5G है। ठीक है, फिर स्क्रीन किसी की 2 इंच की है, किसी की 1.5 इंच है, किसी की 3 इंच है। ठीक है, फिर साथ ही साथ वो कंपनी अलग अलग प्राइस रेंज के स्मार्टफोन भी प्रोड्यूस कर रही है।
तो ये जो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग रेंज एक सिंगल मैन्युफैक्चरर बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, ओनली इन ऑर्डर टू satisfy the demands of the different customers for different products. This phenomena is called the customer value. Okay, देखते हैं आगे क्या है. The next topic is regarding the application of the information technology in supply chain management. देखिए, जैसे जैसे हम आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका प्रभाव, उसका समावेश हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रभाव और सबसे ज़्यादा फायदा जो मिला है वो मिला है हमारे व्यवसायिक जगत को. ठीक है, जो हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड है इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से. ठीक है, तो इसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये भी एक पार्ट है कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो एप्लीकेबिलिटी है. ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा टर्म है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं जुड़ा था तब उस समय मैनुअल वर्क हुआ करते थे. एक स्टेज को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी अपने सेकंड स्टेज को कि यहाँ की कंडीशन, यहाँ का स्टेटस क्या है. फिर सेकंड स्टेज अपनी स्टेटस देता था, अपडेशन देता था थर्ड स्टेज को कि भाई उसके पास में स्टेटस क्या है. या यही इंफॉर्मेशन का फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में भी चला करता था. ठीक है, नीचे से ऊपर जाता था तो ऊपर से नीचे भी आता था और इसके अंदर काफ़ी समय लगता था, काफ़ी पैसा खर्च होता था और इसके अंदर एरर के चांसेस बहुत थे. होता क्या था कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं पाती थी, वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समावेश के बाद ही मिली है. तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन का ना मिलना, और जब तक इंफॉर्मेशन एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर मिला करती थी तब तक जो प्रीवियस स्टेज था वहाँ पर कई बार स्टेटस चेंज हो जाया करता था, डेटा चेंज हो जाते थे. बड़ा इशू आता था कि कैसे मैच करेंगे, कैसे जो है सिमुलेट करेंगे. तो दिक्कतें तो थी, नुकसान भी काफ़ी था. लेकिन जब से जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होने लगा तब से इतना आसान हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सक्सेसफुल होना कि यहाँ हमारे इंडिया में बैठकर हम वहाँ बता सकते हैं कि अमेरिका में या किसी अन्य देश में हमारा अगर कोई वेयर हाउस है तो उस वेयर हाउस का स्टेटस क्या है, वहाँ पर हमारी फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री कितनी है और वहाँ पर हमारी रिटर्न प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज कितनी है. ठीक है, वहाँ पर क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज हम एक ही जगह पर बैठकर बता सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि सर्विस लेवल बहुत बढ़ाया है. इन्वेंट्री जो हमारा जो इन्वेंट्री लेवल की जो रिस्क होती थी कि ज़्यादा इन्वेंट्री ना हो जाए हमारी, उसको रिस्क को कम किया है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक रिस्क भी इसके अंदर काफ़ी कम हुई है. अब इसमें जो जो चीज़ें, जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो टूल्स इसके अंदर रहते हैं, कुछ इस प्रकार हैं. इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, EDI बोलते हैं इसको, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है. रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, ये भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. ठीक है, बारकोड, आप जानते ही हैं, प्रोडक्ट का बारकोड बना दो, कहीं भी स्कैन कर लो, पूरे वर्ल्ड में पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, किसने बनाया, कहाँ से आया, सब कुछ पता चल जाएगा बारकोड को स्कैन करने से. फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बढ़ा, ई-कॉमर्स, आज आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे अपने घर पर बैठकर, ठीक है, घर पर बैठकर आप मार्केट से भी अच्छे प्रोडक्ट, ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो ई-कॉमर्स के माध्यम से. ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस है. फिर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ. देन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP पैकेजेस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा मार्केट के अंदर.
ठीक है। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समावेश बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड था वो डेवलप होता गया, और वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से अच्छे प्रोडक्ट कम से कम टाइम में एंड कस्टमर को मिलने लगे, कस्टमर वैल्यूज इन्हांस होने लगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कस्टमर वैल्यूज इन्हांस होने लगी, साथ ही साथ बुल वेव इफेक्ट जो था उसको भी हमने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अब हमको पता होता है कि किस स्टेज पर सप्लाई चेन के किस स्टेज पर हमारे पास में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हमारे पास में इन्वेंट्री है, ये हमको पता चल गया। ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना और इसको बढ़ाना। ठीक है, आप और हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से प्रभाव से बचे नहीं हैं। आज हम और आप ये जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ और आप वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं स्लाइड को, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप वीडियो देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, और ये एक सप्लाई चेन है। आपकी रिक्वायरमेंट आ गई मेरे पास, मैंने एक प्रोडक्ट या सर्विस तैयार किया और मैंने एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया कि इस प्लेटफॉर्म से जाके आप अपनी सर्विस को अवेल कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आपने वो वीडियो देख लिया। तो कुल मिला के ये कि ये भले ही सप्लाई चेन में हम और आप दो लोग हैं और तीसरा हमारा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हम तीन लोगों ने मिलकर ये वाली सप्लाई चेन को कंप्लीट किया, बट हमारे एंड कस्टमर से जो डिमांड आई और वो एंड कस्टमर्स तक प्रोडक्ट के रूप में पहुंच गई। इसे अपन कहते हैं बुल बीफ इफेक्ट। इसके अंदर कैसे आता है कि आपने मुझसे एक टॉपिक के लिए बोला कि सर एक पर्टिकुलर टॉपिक आप बता दीजिए, और लेकिन मैंने आपको उससे जुड़े हुए 4 टॉपिक और बता दिए, ये सोच के कि ये आपके काम आ जाएंगे। आपके काम नहीं आएंगे पर्टिकुलर, तो किसी न किसी के काम तो आएंगे ही, और मैंने रिलीज कर दिया वीडियो। तो इससे अपन ये इफेक्ट होता है बुल विथ इफेक्ट। ठीक है, तो और यही एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं क्या है। इन्फो शेयरिंग। तो इन्फो शेयरिंग से तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन इन्फो शेयरिंग मीन्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीन्स जो हमारा सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट स्टेजेस पर करेक्ट इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए जो फेनोमेना हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फो शेयरिंग। इसका एक बड़ा वाइटल रोल है सप्लाई चेन के सक्सेसफुल होने में, कि जब हर एक स्टेज पर राइट और रियल टाइम इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, तो ओबियसली जो सप्लाई चेन है वो सक्सेसफुल भी रहेगी। ठीक है, तो इसके ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग सर्व्स एज एसेंशियल अप्रोच फॉर द सर्वाइवल of the enterprise and enabler of supply chain integration. With the advancement in information and communication technology, information sharing has become more conceivable. Information sharing in supply chain has become more efficient by the global introduction of long-term cooperation and coordination, which leads ultimate to the improvement of companies competitiveness advantages. तो ऐसे काफ़ी सारे ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को। ये इसके छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ के देखिए। मेरे ख्याल से आपने इसको पढ़ के देखा तो आपको समझ भी आया होगा कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक्चुअली रोल क्या है। ठीक है, तो ये केवल कॉरपोरेट वर्ल्ड में नहीं, मींस ये बिजनेस में ही नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी इन्फो शेयरिंग का
इस कॉन्सेप्ट का, इस फेनोमेना का बहुत अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। अगर हम लोगों में भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हम लोग भी आपस में फेल हो जाएंगे। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन मुझ तक नहीं पहुंचेगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे आपको क्या प्रोडक्ट बनाकर देना है। ठीक है, अगर इन्फो शेयरिंग हमारी फेलियर हुई तो सप्लाई चेन भी फेल हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है इन्फो शेयरिंग का ठीक तरीके से वर्क करना। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में हम आगे चलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।